नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज हमारा यहाँ पर क्या है, एक नया यूनिट स्टार्ट होगा जो आप सबके बीए का, ठीक है, वैदिक उत्तर काल और वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वैदिक काल और वैदिक उत्तर काल दोनों अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप सबको मैंने जैसे कि बताया था कि हड़प्पा काल के बाद, ठीक है, कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी आई। अब हम बात करेंगे उसके बाद, ये लोह युग का समय था। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, हमारा भारत है, जो भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग संस्कृतियां आई थी। अब वो संस्कृतियां बेटा जो समझी गई थी या उनको जो आंका गया था, जो उनका आधार था, वो आधार उनका धातु यानी मेटल था। मेटल में हम बात करेंगे, सबसे पहले पाषाण युग है जो पत्थरों का काल था। उसके बाद आता है बेटा आपका कौन सा, हड़प्पा काल। जनरली आना चाहिए आपको दूसरे काल जैसे कि ताम्र पाषाणिक, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़े लेवल पर एक विकास के स्तर पर अगर हम देखें तो हड़प्पा काल आया। उसके बाद हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात करते हैं। उसके बाद आता है लोह काल। ठीक है, लोह काल वही है जैसे कि बेटा क्या है कि कांस्य काल कौन सा था, जब कांस्य का प्रयोग होता था, और ताम्र पाषाण काल कौन सा था, जब तांबे और पत्थर का प्रयोग होता था। तो आज हमारे यहाँ पर क्या है, लोह काल है। ठीक है, तो आज हम इस लोह काल की बात करेंगे। लोह काल में लोहे का उपयोग सबसे ज्यादा होता था, लेकिन और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको हम यहाँ पर समझेंगे और उसके आधार पर यहाँ पर नाम भी है। जैसे कि सबसे पहला आधार यहाँ पर है वेद। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारा इधर समझा देता हूं, उत्तर वैदिक काल है और इसी को ही वैदिक कोत्तर युग या काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे वैदिक काल की। ठीक है, जो वैदिक काल है यहां पर समझते हैं हम वैदिक काल। सबसे पहले वैदिक काल होता क्या है, वैदिक काल का अर्थ है बेटा वो काल जिस काल में वेदों की रचना हुई। सिंपल सी बात है। ठीक है, वह काल जिस काल में हमारे जो भी आरंभिक समाज था या जो भी शिक्षक गण था उसके द्वारा वेदों की रचना की गई। और ये आप सबने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ना, जो हमारा साहित्यिक पार्ट था उसमें जो धर्मों का धार्मिक जो हमारा युग था या धर्मों से संबंधित जो भी लिखित स्रोत मिले तो उसमें सबसे पहला यही काल का। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैदिकोत्तर काल और वैदिक काल में अंतर क्या है। ठीक है, तो वैदिकोत्तर काल की अगर हम बात करें या इस पूरे काल की बात करें तो जनरली आप देखोगे जो ज्यादा से ज्यादा हमारी पुस्तकें या जो भी हमारे पास लिखित, ठीक है, प्रमाण मिलते हैं जो कॉलेजेस में या एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में बताए जाते हैं, तो इस पूरे काल को कहा जाता है 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 600 ईस्वी तक। ठीक है, एक लंबा समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी 600 साल कौन से, ईसा पूर्व के, और 600 साल ईस्वी के, टोटल 1200 सालों के हम यहां पर क्या चक्र को समझेंगे या ये लंबे ड्यूरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं वैदिकोत्तर काल और वैदिक काल में अंतर क्या है। वैदिक काल केवल वो काल है जिस काल में वेदों की रचना हुई। ठीक है, वेदों की रचना यानी वेदों का, या फिर हम लिख सकते हैं वेदों का लेखन। तो वेदों का लेखन या वेदों की रचना जिस काल में हुई वो वैदिक काल है। कौन सा काल है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर वो वैदिक काल आ गया। लेकिन जो हमारा वैदिकोत्तर काल है उस काल में वेदों की रचना के बाद जो हमारे आरंभिक समाज आया, जो हमारे राजा आए, जो हमारे लोहे का उपयोग है। अच्छा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा महाजनपद का दौर, याद है बेटा, जिसमें हमने महाजनपद पढ़ा। महाजनपद के साथ साथ हमने जो अशोक या अन्य कई सारे छोटे छोटे राजवंश और उसके बाद ये क्या नाम है आपका हमारा मौर्य वंश, इसके बारे में पढ़ा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, वैदिक उत्तर काल आता है। यानी कि वैदिक काल कौन सा है, जब केवल रचना हुई वेदों की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा आता है आपका कौन सा, एक तरीके से जब राजवंश आरंभ हुए, राजवंश या, ठीक है, राजवंश या राजाओं, महाजनपदों का आरंभ। समझ आ गया, तो यहां पर हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, आपने क्या है कि इस पार्ट को बहुत कम पढ़ा था 12th में, लेकिन ये जो पार्ट है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और एक आपका टॉपिक पूरा पूरा दे रखा है कि महाजनपदों की शुरुआत कैसे हुई।
ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे वैदिक उत्तर काल की। जो हमारा वैदिक उत्तर काल यहाँ पर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, वैदिक उत्तर काल में कई सारी चीजें आई, या वैदिक उत्तर काल से संबंधित बेटा हमारे पास बहुत सारी प्रमाण है, या यूं कहें बेटा वैदिक उत्तर काल से संबंधित बहुत सारी विशेषताएं। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर मैं लिखता हूं वैदिकोत्तर काल की विशेषताएं, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहां लिख देते हैं विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता, लोहे का क्या है बेटा? आरंभ या उपयोग। यही वो काल था जब बेटा यहां पर लोहे की शुरुआत हुई थी, लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहां पर महाजनपदों का आरंभ, ठीक है। अच्छा, महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी, ठीक है। मुख्य यानी मेन 7 थे। अब उस 7 में हम बात करेंगे जैसे कि कुरु, कौशल नहीं कौशल होता है, ठीक है, कौशल, पांचाल, गांधार, ठीक है, अवंती, वज्जी और मगध मतलब वर्तमान बिहार, ठीक है बेटा। ये आज के समय में ये सारे के सारे आपके महाजनपद है। वर्तमान समय में आपके सारे महाजनपद आपको मिल जाएंगे, बशर्ते उनके आज के समय पर नाम थोड़े से अलग है, तब्दील कर दिए गए। अब हम बात करेंगे यहां पर मगध को मैंने आखिरी में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, ठीक है। शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? महाजनपद मगध। अच्छा, महाजनपद मतलब क्या है? राज्य। प्रारंभिक राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, क्लियर है। प्रारंभिक राज्य हमारे महाजनपद कहलाए जाते थे, या यूं कहें वर्तमान समय में जो हमारी राजनीति है उस राजनीति ने जो राज्यों का स्वरूप लिया है वो महाजनपदों से ही लिया, क्योंकि इन महाजनपदों की भी अपनी कोई विशेषता होती थी, ठीक है। कई सारी विशेषताएं देखी गई, जैसे कि हर एक महाजनपद में एक राजा शासन करता था, हर एक महाजनपद में एक राजा शासन करता था। कई ऐसे भी महाजनपद थे बेटा जहां पर एक राजा से अधिक शासन करते थे, और वो जो समूह होता था वो वृद्ध और गुणी लोगों का समूह होता था, विद्वान लोगों का समूह होता था, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गण या संघ। इसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहली विशेषता बताई, हर एक महाजनपद में एक शासक होता है, हर एक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, हर एक महाजनपद का मतलब क्या, अपना एक क्षेत्रफल होता था, हर एक महाजनपद में एक न्याय व्यवस्था या फिर नियमों का संग्रह या यूं कहीं कानून व्यवस्था होती थी। उस राजा को नियंत्रण में साथ देने के लिए वहां पर मतलब क्या होता था? एक अधिकारी गण या एक समूह होता था, जिसे हम वहां का मतलब क्या मंत्री परिषद कह सकते थे उस राजा का। जैसे वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे मतलब क्या है कि नौकरशाही तंत्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक महाजनपद का वहां पर बेटा क्या हो, एक सेना होती थी। तो आज के समय पे मतलब क्या है, पुलिस होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने महाजनपद से ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि पहले नंबर पे हमने देखा कि वैदिक उत्तर काल की विशेषता क्या है, जिसमें लोहे का आरंभ हो गया, महाजनपदों का आरंभ हो गया, यानी कि शुरुआत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है अगली, नए राजवंशों की उत्पत्ति या नए शासकों का आरंभ, ठीक है। यानी कि जो नए व शक्तिशाली शासक, यानी कि राजा या राजवंश। देखो बेटा, हम बात करते हैं यहां पर नए शासकों की या प्रारंभिक शासकों की बात। देखो ध्यान से सुनना, आपने 12th क्लास में यहां पर मौर्यों के बारे में पढ़ा सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं कि मौर्य सबसे प्रारंभिक थे, मौर्य से भी प्रारंभ में, यानी कि उनसे भी पहले बहुत सारे थे। जैसे अगर हम बात करें यहां पर नंद वंश था, ठीक है। यहां पर बेटा आप बात करोगे तो यहां पर क्या है कि नंद वंश था, उससे भी पहले मतलब यमक वंश था, जो भी आपके थे
वो बहुत सारे वंश थे, लेकिन उनकी तुलना इससे क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बेटा उसको या उनको जानने के स्रोत हमारे पास बहुत कम है। और मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश वो वंश माना जाता है जिस वंश से हमारे पास बेटा क्या है, जो लिखित प्रमाण है या अन्य प्रकार के प्रमाण वो भारी मात्रा में मिल जाते हैं। और जब भारी मात्रा में मिल जाते हैं तो बेटा उसके बारे में हमारे पास सबसे सटीक विस्तृत विवरण है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि भैया वो महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी चीज है कि बेटा देखो, उसमें जो सम्राट अशोक था, उस अशोक के कारण भी, उसकी योग्यता के आधार पर भी, उसके धर्म की नीति के आधार पर भी, उसके प्रशासनिक नीतियां, यानी वो एक ऐसी व्यवस्थित थी जिसकी वजह से बेटा वो साम्राज्य क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये वैदिकोत्तर काल है उसमें बेटा क्या है, महाजनपदों की शुरुआत हो गई, उसके बाद लोहे का आरंभ हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि नए राजवंशों की शुरुआत हुई। क्लियर है? ये तीन चीज को आप बेसिकली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही आपका क्या है, वैदिकोत्तर का एक आधार है। लेकिन कहने के लिए तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेदों की भी रचना होती रही। वेदों में क्या है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, उपनिषद वगैरह लिखे जाते रहे, बहुत सारे धार्मिक, ठीक है, लेख लिखे जाते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें हो गई। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो नए धर्मों की शुरुआत भी इसी समय पर हुई थी। जैसे हम बात करें आरंभिक समय पे ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म जो कहलाता है बाद में, ठीक है। तो ये ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन इस ब्राह्मण धर्म से यही वो काल था जब कठोरता के कारण कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसमें हम बात करेंगे बेटा किस किस की, जैन धर्म की, ठीक है, या फिर बौद्ध धर्म की। ये दो धर्म भी बेटा क्या है, इसी काल में अस्तित्व में आए थे। क्लियर है? यहां पर कितनी विशेषताएं हो गई, चार, ठीक है। इन चार विशेषताओं के आधार पर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, वैदिकोत्तर काल बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि ये वैदिक काल से शुरू होता है और बेटा क्या है, 8वीं शताब्दी से पहले पहले तक ये रहता है। और इस दौरान बेटा बहुत सारे परिवर्तन देखे गए, जिसमें हम यहां पर देखेंगे कि बेटा क्या है कि जो राजवंश थे उनकी स्थितियां क्या थी, वो किस प्रकार के थे, उन्होंने किस प्रकार से बेटा अपने साम्राज्य को चलाया, या किस प्रकार से बेटा क्या है उनकी व्यवस्थाएं। देखो बेटा ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती, इन सबसे संबंधित, या यूं कहें बेटा क्या है, इस काल से संबंधित हमारे पास चाहे प्रशासनिक हो चाहे धार्मिक हो, कई तरीके के स्रोत हैं, ठीक है। या फिर हम बात करेंगे ये चार विशेषताएं हैं, इन चार विशेषताओं को हम किस आधार पर जान पाते हैं, या यूं कहें बेटा देखो, आपको पता होगा कि इतिहास को जानने का स्रोत होता है, बिना स्रोत के इतिहास कभी जाना नहीं जा सकता। तो यहां पर हम बात करते हैं कि वैदिकोत्तर काल को जानने के स्रोत। देखो बेटा स्रोत अब मैं इंडिविजुअल नहीं गिनवाऊंगा, यहां पर हम सीधा देख लेंगे बेटा वैदिकोत्तर काल से संबंधित हमारे पास जो स्रोत हैं, ठीक है, वो कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक हो गए, धार्मिक मीन्स धर्म से संबंधित जो भी हमारे पास बेटा धार्मिक, ठीक है, ये हो गया धार्मिक बेटा। धार्मिक के बाद बेटा आता है प्रशासनिक, ठीक है, और कुछ आते हैं पुरातात्विक, ठीक है। धार्मिक में बेटा धर्मों से संबंधित, जब भी धर्मों की उत्पत्ति हुई, जो भी बेटा वेद उपनिषद जो भी चीजें थी, या इन धर्मों ने जो भी आपके जैन धर्म से संबंधित जो भी, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ थे, वो भी इस समय से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जैन धर्म में कौन कौन से थे, एक आदि सूत्र, कल्प सूत्र, और भी बहुत सारे इनकी जीवनियां थी। इसमें हमने बेटा देखा था त्रिपिटक के बारे में, ठीक है, तीनों पिटक के बारे में, ठीक है। तो ये सारे स्रोत हमें क्या वैदिकोत्तर काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती है। अब हम बात करेंगे वैदिकोत्तर काल में, ठीक है, ये जो महाजनपद थे, इन अलग अलग महाजनपदों से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली है। जैसे आप सबको पता है कि बेटा मगध जो है इतिहास का एक बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम बात कर ले बेटा, मगध जो है वर्तमान समय में बेटा देखो, अगर कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन इतिहास वहां पर बहुत कुछ है। हम मगध की बात करते तो मगध से पूरा मगध हमें उसके बारे में बताता है, ठीक है ना।
तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि टाइमली उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे जो हम वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।